नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। हमारे किसान भाइयों बहनों को समर्पित हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिनके सहयोग से आप लोग यानी कि हमारे किसान भाई बहन अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया, जिसके जरिए बताएंगे हम आपको पराली प्रबंधन के बारे में, फिर आपको बताएंगे मालामाल कर देने वाली हमारी गन्ना की नई तकनीकों के बारे में। मुलाकात होगी सफल हमारी महिला किसान स्वप्ना जेम से और फिर बात होगी प्रधानमंत्री मानधन योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। जानते हैं खेती किसानी में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। एक समय था जब हमारे किसान पराली को जला दिया करते थे, जिससे हमारा पर्यावरण तो दूषित होता ही था, साथ ही साथ हमारे खेतों की जो मिट्टी है वो भी काफी प्रभावित होती थी। लेकिन अब इसके प्रबंधन के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, जिन्हें अपनाकर हमारे किसान इसी पराली को अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं। किस तरह से आप इसका सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज, जो कि कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में। आइए दिखाते हैं आपको। पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। एक अध्ययन बताता है कि पराली जलाने के समय प्रदूषण का स्तर 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही पैदा नहीं करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है, उसमें मौजूद पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। जिन खेतों के अंदर धान की कटाई हाथ से की जाती है, वहाँ पर क्योंकि ठूंठ कम होते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल की मदद से अगली फसल गेहूं की बिजाई की जा सकती है। और जिन खेतों के अंदर कंबाइन से धान की कटाई की जाती है, वहाँ पे जो कंबाइन के अंदर से पुराल निकलता है उसको अच्छे से फैलाकर, या फिर कंबाइन के पीछे आजकल सुपर एसएमएस लग जाता है, जो कि पुराल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर स्वतः ही खेत में फैला देता है। ऐसी परिस्थिति में हैप्पी सीडर नामक मशीन से गेहूं की बिजाई की जा सकती है, क्योंकि इसके लिए खेत की तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधे ही आप ड्रिल के अंदर खाद और बीज डालकर लाइनों में बड़े आराम से बिजाई कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें जो खेत तैयारी पे हमें 40 से 45 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, उसकी बचत की जा सकती है, क्योंकि हैप्पी सीडर की मदद से 5 से 6 लीटर डीजल के अंदर ही 1 एकड़ खेत की बिजाई की जा सकती है। इसलिए जहाँ पे हमारे फसल अवशेषों का प्रबंधन होता है, वहाँ पे बिजाई पर खर्च जो भी होता है उसमें भी कमी लाई जा सकती है, क्योंकि ज़मीन के ऊपर फसल अवशेष पड़े रहते हैं। इसलिए अत्यधिक गर्मी में और सर्दी में ज़मीन के तापमान को ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिससे हमारी ज़मीन में जो फसल है गेहूं की वो भी अच्छी होती है। क्योंकि अधिक ठंड के समय में जो पोषक तत्व हैं ज़मीन से पौधा आसानी से ले सकता है, और जब पकने के पास आपका गेहूं जाता है उस समय पे, क्योंकि ज़मीन पे पुराल पड़ा हुआ है, वो ज़मीन के तापमान को कम करने में मदद करता है। और जैसे ही समय बीतता है ये फसल अवशेष स्वतः ही गल जाते हैं और ज़मीन की उपजाऊ शक्ति भी हमारी बढ़ती है।
इसी प्रकार जीरो टिल मशीन से हम सीधे बिजाई करते हैं, तब भी हमारा जो जुताई का खर्च है वो बचता है और हमें अधिक लाभ होता है। लेकिन आजकल कुछ किसान भाई ऐसा भी कहते हैं कि फसल काटने के बाद जो अगली फसल हमें बीजनी है, ऐसी परिस्थिति में हमें समय नहीं मिलता है, इसी वजह से हमें खेत में पुराल को आग लगाना पड़ता है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि जो बड़े आराम से 3 से 4 दिन में उसका प्रबंधन कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक मशीन आ गई है जिसको स्ट्रा रीपर भी बोल देते हैं, यानी कि वो ठूंठ की कटाई करती है। उसके बाद जो ठूंठ कट जाते हैं उसको लाइनों में बिछाने के लिए, यानी कि लाइन में जितना भी अवशेष खेत में पड़ा हुआ है उसके लिए रेकर नामक मशीन का प्रयोग किया जाता है। और फिर जब लाइनों में ये पुराल पड़ी हुई है, इसके बंडल बनाने के लिए फिर एक बेलर नामक मशीन आई हुई है, उसका प्रयोग करते हैं। जब ये बंडल बनकर खेत में ही पड़े रहेंगे, इनको ट्रॉली के अंदर लोड करने के लिए अब एक नई हाइड्रोलिक ट्रॉली आई है जो स्वतः ही जमीन से उन बंडलों को उठाकर ट्रॉली में लोड कर देती है और इस प्रकार से बाद में उनको एक स्थान पर इकट्ठा बड़े आराम से किया जा सकता है। इसमें बहुत ही कम श्रम की आवश्यकता होती है और ये पूरा का पूरा स्वचालित मशीनें हैं। इसमें श्रम की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल मशीनों की मदद से ही पूरे खेत की पुराल को बड़े आराम से उठाया जा सकता है। और इसमें यदि मैं आपको बताऊं, 10 व्यक्ति यदि सभी मशीनें और ट्रैक्टर उसके पास हैं, लगभग 40 एकड़ की पुराल एक दिन में इकट्ठा करके एक स्थान पर रख सकते हैं, जिसको बाद में हम अपने जो बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं उनमें भी प्रयोग कर सकते हैं। मशरूम के जो सेट बनते हैं उसमें भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। और मशरूम उगाने के लिए जो हम आजकल पुराल का भी प्रयोग करते हैं, वहाँ भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। और जो ये ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उसके बाद वहाँ से जो इथेनॉल है, कुछ प्लांट ऐसे भी लगे हैं जहाँ पे इस पुराल का प्रयोग किया जा सकता है। और बायोगैस में भी कुछ मात्रा में हम पुराल का प्रयोग कर सकते हैं और जो उससे बाहर निकल कर आता है उसमें से पानी और खाद को अलग करके हम एक अच्छी खाद भी तैयार करते हैं, जिसको वापस खेत में डाल देने से जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है। तो इस प्रकार हम खेत में रखते हुए मशीनों की मदद से अपनी पुराल का प्रबंधन कर सकते हैं। हमें आग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसको हम खेत से बंडल बनाकर बाहर भी ले जा सकते हैं, जिससे किसान को फायदा होता है। हमारी हरियाणा सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी जितने भी औजार हैं उनको प्रचार प्रसारित करने के लिए, किसानों तक पहुंचाने के लिए अभी CHC यानी कि जो मशीनें हैं वो एक सेंटर पर इकट्ठी कर दी जाती हैं, जिसको कस्टम हायरिंग सेंटर बोलते हैं, जहां से कोई भी किसान भाई उस सेंटर से मदद से इन मशीनों का प्रयोग कर सकते हुए अपनी पुराल का प्रबंधन कर सकता है। और इन मशीनों पे काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार के द्वारा छूट भी दी जाती है ताकि हम फसल का प्रबंधन कर सकें। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक अच्छी मशीनें हैं जिसके प्रयोग से हम खेत में रखते हुए भी पुराली का प्रबंधन कर सकते हैं और उसको खेत से बाहर ले जाकर भी पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। सरकार इन सिटू फसल अवशेष प्रबंधन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इस कोशिश में
काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। हजारों गांव अब पराली जलाने की घटनाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। किसी समस्या को मिलजुल कर ही हल किया जाता है। पराली के खिलाफ अब तक जो भी कामयाबी मिली है, उसमें सरकार और किसान दोनों का योगदान है। गन्ने को हमेशा से ही नकदी फसल कहा जाता है। कहते हैं अगर इसकी खेती को बेहतर तरीके से कर लिया जाए, अच्छा उत्पादन हासिल कर लिया जाए, तो हमारे किसान मालामाल हो सकते हैं। और इसकी खेती को और बेहतर बनाने के लिए बता दें आपको, इस क्षेत्र में निरंतर कार्य भी किए जा रहे हैं। गन्ना प्रजनन संस्थान ने इस दिशा में कई नई तकनीकें, नई नई मशीनों को तैयार किया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। गन्ने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, जबकि सिंचाई के लिए भूमिगत जल की लगातार कमी होती जा रही है। ऐसे में कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान ने मिट्टी में नमी मापने का यंत्र विकसित किया है। बिजली से चलने वाले इस यंत्र को सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर कहा जाता है। इसे चलाना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। इसे तैयार करने में किसानों और चीनी मिलों के कर्मचारियों की भी सलाह ली गई है। हालांकि इससे पहले टेंसियोमीटर नाम का यंत्र भी नमी मापने के काम आता था, लेकिन इसे खेत में एक जगह स्थायी रूप से स्थापित करना पड़ता था। उसकी तुलना में सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर ज्यादा कारगर है और चलाने में भी आसान है। इसके इस्तेमाल से कम सिंचाइयों में ही फसल तैयार हो जाती है, साथ ही पानी की भी बचत होती है। इस यंत्र में हमें गन्ने की जरूरत के हिसाब से मिट्टी की नमी की मात्रा बताने वाले इंडिकेटर लगे हैं। अलग अलग तरह की मिट्टियों के लिए इसमें 3 इंडिकेटर मौजूद हैं। लाल या नारंगी बत्ती जलने का मतलब है कि अब फसल को सिंचाई की जरूरत है, जबकि हरी बत्ती बताती है कि खेत में पर्याप्त नमी मौजूद है और अभी सिंचाई नहीं करनी है। नीली बत्ती जलने का मतलब है कि खेत में जरूरत से ज्यादा नमी है। 1 हेक्टेयर गन्ना बोने के लिए 7 से 8 क्विंटल बीज चाहिए। शुगरकेन बड सेटलिंग प्लांटिंग बुवाई की नई विधि है जो अब लोकप्रिय हो रही है। इसमें गन्ने की 1 आंख वाले टुकड़े काटकर बोए जाते हैं। गांठ काटने के बाद बचे हुए हिस्सों को कोल्हू पर बेच सकते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर के लिए सिर्फ 1.5 क्विंटल बीज पर्याप्त होता है और मजदूरी भी कम लगती है। इस तरह की बुआई के लिए ट्रैक्टर से चलने वाला मैकेनिकल प्लांटर बनाया गया है। ये मेड़ पर गन्ने की बुआई करता है और एक साथ में 2 कतारें खींच सकता है। इसे चलाना भी आसान है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी। लेकिन एक गांठ के टुकड़े काटना भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा वक्त दरकार होगा। गन्ना प्रजनन संस्थान करनाल ने इसके लिए भी मशीन तैयार की है और इसका नाम क्वाट्रो शुगरकेन सिंगल बड कटर रखा है। ये मशीन एक बार में 4 गन्नों से 1 गांठ वाले छोटे छोटे टुकड़े काट सकती है, लेकिन इसके लिए 4 मजदूरों की जरूरत होगी। 1 एकड़ खेत में 7 से 8 हजार तक 1 गांठ वाले टुकड़ों की जरूरत होती है। ये मशीन इतने टुकड़े 1 घंटे में काट सकती है। गन्ने की फसल को कीट भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे निपटने के लिए किसान रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन ये कीटनाशक बहुत खतरनाक है और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी। ऐसे में गन्ने की फसल के लिए जैव नियंत्रक बनाया गया है। इसे एंटोमोपेथेजोनिक नेमेटोड यानी EPN का नाम दिया गया है। अनुसंधानों से ये बात सामने आई है कि गन्ने में कवक से फैलने वाली ज्यादातर बीमारियों के लिए रोपाई सामग्री जिम्मेदार है। गैर कवकीय बीमारियों को हीट ट्रीटमेंट या टिश्यू कल्चर तकनीक की मदद से काबू किया जा सकता है, लेकिन कवकीय रोगों को प्रभावकारी सेट ट्रीटमेंट की मदद से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए कवकनाशी या माइक्रोब्स या दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। शुरुआती प्रयोगों से पता चला है कि सेट्स में ही कवकनाशी को प्रभावकारी विसरण के लिए 15 दिन का लंबा समय चाहिए। ICAR ने सेट्स के भीतर प्रोटोटाइप की मदद से कवकनाशियों के तुरंत और प्रभावकारी वितरण की तकनीक विकसित की है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तकनीक बीमारियों को जल्दी नियंत्रित करती है, जिससे गन्ने की स्वस्थ नर्सरी तैयार की जा सकती है।
गन्ने में बहुत ज्यादा पत्तियां लगती हैं, लेकिन नीचे की सूखी और पीली पत्तियां किसी काम की नहीं होती, बल्कि ये फसल के लिए हानिकारक हैं। रोपाई के 5 महीने बाद इन्हें हटाना ही बेहतर रहता है। इन्हें हटाने के लिए कम वजन वाला यंत्र तैयार किया गया है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का, तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। कहते हैं अगर हमें पता हो कि किस दिशा में हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, लक्ष्य की जानकारी हो हमें, तो निश्चित तौर पर हमें सफलता हासिल होती है और हमें इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते रहना होता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी आज की सफल महिला किसान ने। ये हैं केरल की रहने वाली स्वप्ना जेम्स। ये बेहतर तरीके से खेती तो कर ही रही हैं, साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही हैं और इनके इसी योगदान के लिए राज्य सरकार द्वारा इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। आइए
मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं क्या है इनकी सफलता की कहानी। स्वप्ना जेम्स ग्राम श्री कृष्णपुरम कुल्लकट्टुकुरिसी जिला पलक्कड़ केरल की रहने वाली एक सफल महिला किसान है। इनकी शादी एक किसान परिवार में हुई थी। तब से वे खेती से जुड़ गई और खेतीबाड़ी में रुचि लेने लगी। स्वप्ना ने कृषि पर पहला औपचारिक प्रशिक्षण पलक्कड़ केरल से किया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लिया और खेती की विभिन्न पहलुओं पर बड़ी बारीकी से सीखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से 30 साल की खेती के बाद उनके कृषि फार्म को केरल में सर्वश्रेष्ठ फार्म घोषित किया गया। साथ ही वर्ष 2018 में कृषि विभाग केरल द्वारा इन्हें कर्ष कथिलकम पुरस्कार से नवाजा गया है। वे और उनका परिवार 19 एकड़ में खेती करते हैं। उनका खेत थूथापूजा नदी से घिरा हुआ है। आधे क्षेत्र में वे रबड़ की खेती करती है और बाकी में वे बहुफसली खेती जैसे नारियल, सुपारी, कोको, जायफल, कॉफी, कटहल और काली मिर्च आदि की खेती करती हैं। उन्होंने अपने फार्म में वेचुरे नस्ल की 3 गाय भी पाली हुई है। इसके अलावा स्वप्ना जेम्स मुर्गी, बत्तख, बटेर और बकरी पालन भी करती हैं, जिसके कारण पशुओं से प्राप्त मल मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं, जिसका उपयोग इन्होंने सब्जियों की नई और दुर्लभ किस्मों को विकसित किया और अपने खेत को जैव विविधता मॉडल हब बना दिया। सूखे को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने फार्म में तालाब का निर्माण कराया, जिसमें सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन किया जा सके। साथ ही इन्होंने इस तालाब में मछली पालन कर आय का अतिरिक्त साधन भी खोज निकाला। इनके खेत में फसलों की विविधता की बात हो तो 45 किस्मों के आम शामिल है, जैसे चंद्रकरण, मल्लिका, सिंधुराम, कालापदी, 33 विविध कटहल के पेड़, गमलेस, मुत्तम वरिका, थेन वरिका, सिंधुरी, जायफल की 26 किस्में, 14 अलग अलग अमरूद के पेड़ जैसे बैंगनी, स्ट्रॉबेरी, मुंडीरी, चीनी और किलोगावा, 35 केले की किस्में, नींबू परिवार में 8 पेड़, 1 दर्जन पत्तेदार सब्जियां, आधा दर्जन भिंडी की किस्में और अन्य सभी कंद और विविध आकार और रंगों की सब्जियां भी मौजूद है। इनके पास औषधीय पौधों की किस्मों का भी संग्रह है, जिसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, कचोलम वायम्ब, कीजर, नेल्ली, करीनोची प्रमुख है। स्वप्ना और उनके पति ने प्राकृतिक धान की खेती भी करनी शुरू की है। इनकी सफलता में इनके परिवार और कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मिले इनपुट्स का विशेष योगदान है। स्वप्ना कृषि विभागों द्वारा आयोजित कई कार्यशालाओं और प्रशिक्षण में जाकर अन्य किसानों को अपने अनुभवों से साझा कर उन्हें प्रेरित करती है। उनके खेत से प्राप्त कीटनाशक मुक्त सब्जियों और फलों का बाजार में मांग और मिलने वाले दाम से किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, यानी कि जानने का उन हलचलों के बारे में जो कृषि जगत में लगातार हो रही हैं।
हमारे किसानों का मान बढ़े, हमारे किसानों को लगातार सम्मान मिले, इसके लिए बता दें आपको प्रधानमंत्री मानधन योजना की शुरुआत की गई। ये उन किसानों के लिए है जिनके पास जोत कम है और आय भी थोड़ी कम है। ऐसे में हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके पेंशन के रूप में, इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास है इस योजना में, जानने के लिए आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये एक पेंशन स्कीम है जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, वे स्कीम में आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए का लाभ उठाने वाले किसान प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत अपने लिए पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। पीएम किसान की तरह ही प्रधानमंत्री मानधन योजना भी छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। मानधन स्कीम के तहत किसानों के लिए सरकार पेंशन की व्यवस्था करती है। इसके लिए किसानों को हर महीने एक राशि का भुगतान करना होता है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम से जुड़े किसानों के लिए प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना आसान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानधन योजना में पीएम किसान का लाभ ले रहे किसानों का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। इसमें जुड़ने के लिए किसानों को किसी भी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में 3,000 रुपए मिलेंगे। देश के छोटे और सीमांत किसान इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 साल होनी चाहिए। 2 हेक्टेयर या इससे कम कृषि योग्य भूमि वाले किसान ही इस स्कीम के तहत निवेश कर सकते हैं। अगर लाभार्थी की किसी कारणवश मौत हो जाती है तो स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी की पत्नी को मिलेगी। हालांकि पेंशन राशि की रकम आधी यानी 1,500 रुपए होगी। किसान को हर महीने 55 रुपए या सालाना 660 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद वो 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन का लाभ ले सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक जानकारी भी आपको दे दें कि आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल ID है हमारी krishidarshan@gmail.com। अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।